नमस्कार और एनसीईआरटी मंत्रणा में आपका स्वागत है। हम यहाँ मध्यकालीन भारत के इतिहास को समझने के लिए एनसीईआरटी और दूसरे प्रामाणिक स्रोतों की आप कह सकते हैं परतें खोल रहे हैं। जी। पिछले कुछ सत्रों में हमने तुगलक वंश की शुरुआत देखी, गयासुद्दीन तुगलक से, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक के काफी जटिल और विवादास्पद शासन पर भी विस्तार से बात की थी। बिल्कुल, वो चर्चाएं सल्तनत के एक बहुत ही उथल-पुथल वाले दौर को समझने के लिए जरूरी थी। और आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ, आज हम तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक पर एक गहरी नजर डालेंगे। इनका शासनकाल था 1351 से 1388 ईस्वी तक, यानी करीब 37 साल का। हाँ, और फिरोज शाह का दौर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के दौर से काफी अलग माना जाता है। हमारी आज की जो बातचीत होगी उसका आधार रहेंगे जियाउद्दीन बर्नी, शम्से सिराज अफीफ जैसे उस समय के इतिहासकार। समकालीन इतिहासकार। जी, समकालीन। और फिरोज की अपनी आत्मकथा भी है, फुतूहत-ए-फिरोज शाही, और साथ ही सतीश चंद्र, इरफान हबीब और रुमिला थापर जैसे आधुनिक इतिहासकारों के विश्लेषण भी देखेंगे। हाँ, तो हमारा मकसद है कि फिरोज शाह के शासन की एक पूरी तस्वीर सामने आए। वो सत्ता में कैसे आए, उनके सामने क्या चुनौतियां थीं, उनके युद्ध, उनकी संधियां, प्रशासनिक व्यवस्था और खास तौर पर नीतियां जो मुख्य परीक्षा के लिहाज से जरूरी हैं, अर्थव्यवस्था में क्या सुधार हुए। और हाँ, वो धार्मिक नीतियां, खासकर हिंदुओं के प्रति उनका रवैया और उससे जुड़े जो भी विवाद है उन पर भी बात करेंगे। और ये सब हम कोशिश करेंगे कि इस तरह से करें कि यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, एनडीए जैसी परीक्षाओं के लिए जरूरी तथ्य, मतलब एमसीक्यूज के लिए भी, और विश्लेषण भी। हाँ, और विश्लेषण मेंस के लिए दोनों कवर हो जाएं। और कोशिश ये भी रहेगी कि इस दौर की जो धार्मिक नीतियां हैं या कथित अत्याचारों की बातें हैं, उनका एक संतुलित और आलोचनात्मक विश्लेषण हो सके, ताकि एक स्पष्ट समझ बने। जी, कोई जरूरी तथ्य छूटेगा नहीं। बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं फिरोज शाह के सत्ता तक पहुंचने की कहानी से। उनकी पृष्ठभूमि क्या थी और वो क्या हालात थे जिन्होंने उन्हें सुल्तान बनाया। देखिए, फिरोज का जन्म हुआ 1309 ईस्वी में। उनके पिता थे रजब, जो गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई थे, और उनकी माँ बीबी नैला, वो दीपालपुर के एक भट्टी राजपूत सरदार की बेटी थी। अच्छा, यानी आधा राजपूत खून भी था। हाँ, कह सकते हैं। तो शाही खून तो था ही, साथ में भारतीय जमींदार वर्ग का भी अंश था। परवरिश दरबार में हुई, इस्लामी कानून, प्रशासन, सैन्य रणनीति, इन सब की अच्छी तालीम मिली उन्हें। और अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में उनकी क्या भूमिका थी, क्या हैसियत थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में वो काफी अहम पदों पर रहे, जैसे नाइबे बारबक, फिर बाद में अमीर हाजिब बने। प्रशासन का अच्छा अनुभव था उन्हें। कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक उन पर भरोसा भी करते थे और उन्हें कुछ जरूरी अभियानों में, अकाल राहत जैसे कामों में भी शामिल किया गया था। इससे अमीरों और सेना के बीच उनकी एक पहचान बनी, थोड़ी लोकप्रियता भी मिली। फिर सुल्तान बनने का मौका कैसे बना? मोहम्मद बिन तुगलक की मौत तो अचानक हुई थी सिंध में। बिल्कुल। 20 मार्च 1351 को थट्टा, सिंध के पास, सुल्तान मोहम्मद की अचानक मौत हो गई। इससे सेना और अमीरों में एकदम खलबली मच गई। माहौल बिगड़ गया होगा। हाँ, उस वक्त मंगोलों के हमले का भी डर था, सेना में भी अनुशासन की कमी आ रही थी। तो ऐसे में शिविर में जो बड़े अमीर थे और शेख नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली जैसे प्रभावशाली धार्मिक नेता थे, उन्होंने मिलकर 23 मार्च 1351 को फिरोज को सुल्तान चुन लिया। ताकि व्यवस्था बनी रहे। जी, ताकि व्यवस्था बनी रहे। उस वक्त उनकी उम्र करीब 42 साल थी। लेकिन दिल्ली में तो कुछ और ही चल रहा था, किसी और को सुल्तान बनाने की कोशिश हुई थी। हाँ, दिल्ली में वजीर थे ख्वाजा जहां। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के एक कथित छोटे बेटे को गद्दी पर बिठा दिया था, लेकिन वो दावा काफी कमजोर था। टिका नहीं। जब फिरोज अपनी सेना के साथ दिल्ली पहुंचे तो ख्वाजा जहां का समर्थन खत्म हो गया और फिरोज की सत्ता पक्की हो गई। तो ये दिलचस्प है कि अमीरों और उलेमा वर्ग ने फिरोज को ही क्यों चुना? क्या वजह थी? देखिए, कई बातें थीं। एक तो वो शाही परिवार से थे, ये तो था ही। दूसरा, उन्हें प्रशासन का अनुभव था। तीसरा और शायद सबसे अहम, वो अपनी धर्मपरायणता और थोड़े नरम स्वभाव के लिए जाने जाते थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बिल्कुल विपरीत। हाँ, कुछ हद तक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन थोड़ा तेजतर्रार और कई बार कठोर लगता था। तो उनके बाद अमीरों को और खासकर उलेमा वर्ग को लगा कि फिरोज स्थिरता लाएंगे और उनके हितों की रक्षा करेंगे।
इतिहासकारों की क्या राय है इस पर? सतीश चंद्र मानते हैं कि फिरोज की जो एक सुधारक और उदार शासक वाली छवि थी उसने उनके चुनाव में मदद की। दूसरी तरफ इरफान हबीब जैसे इतिहासकार हैं, वो इसे सामंती और रूढ़िवादी ताकतों की जीत मानते हैं। अच्छा। जो मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ नीतियों से कह सकते हैं असहज थे। जियाउद्दीन बर्नी जो खुद फिरोज के शुरुआती दौर में थे, वो तो उनकी वफादारी और नेकी की बहुत तारीफ करते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिरता की जरूरत और रूढ़िवादी तत्वों का समर्थन ये उनके पक्ष में गया। तो सत्ता तो मिल गई, लेकिन सल्तनत की हालत क्या थी उस वक्त? चुनौतियां तो बहुत रही होंगी। चुनौतियां बहुत बड़ी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के आखिरी दिनों में सल्तनत काफी बिखर चुकी थी। बंगाल तो लगभग आजाद ही हो गया था। 1352 में शमसुद्दीन इलियास शाह ने बाकायदा स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। दक्षिण भारत तो पहले ही जा चुका था। हाँ, दक्षिण भारत हाथ से निकल चुका था। गुजरात, सिंध, मालवा, इन इलाकों में भी लगातार विद्रोह हो रहे थे। और अर्थव्यवस्था वो मोहम्मद की योजनाओं की विफलता और अकालों की वजह से बहुत खराब हालत में थी। और सल्तनत के अंदरूनी हालात, दरबार में सब ठीक था? नहीं, दरबार में गुटबाजी थी। मोहम्मद के जो वफादार थे, उनका कुछ शुरुआती विरोध भी झेलना पड़ा। और बाद के सालों में जब फिरोज थोड़े बूढ़े होने लगे, मतलब 1380 के दशक में, तो फिर उत्तराधिकार को लेकर भी चिंताएं और साजिशें शुरू हो गई। सेहत भी गिरने लगी थी उनकी। तो इन बाहरी और अंदरूनी चुनौतियों से फिरोज निपटे कैसे? क्या उन्होंने साम्राज्य को फिर से जोड़ने की कोशिश की? जैसे बंगाल का क्या हुआ? कोशिश तो की, लेकिन उनका तरीका मोहम्मद बिन तुगलक जैसा आक्रामक नहीं था, कह सकते हैं। बंगाल को वापस लाने के लिए उन्होंने 2 बार चढ़ाई की, पहली 1353-54 में और दूसरी 1359-60 में। कामयाब रहीं? पूरी तरह नहीं। पहली बार इलियास शाह के खिलाफ वो इकदला के किले तक पहुंच गए, लेकिन बारिश और मुश्किल हालात के कारण बिना कोई निर्णायक जीत के लौटना पड़ा। दूसरी बार शमसुद्दीन इलियास शाह के बेटे सिकंदर शाह, उनके खिलाफ भी इकदला का घेरा डाला, लेकिन आखिर में एक संधि करनी पड़ी। और उस संधि ने बंगाल की स्वतंत्रता को लगभग मान ही लिया, बस नाम मात्र की अधीनता और कुछ तोहफों के बदले। मतलब बंगाल पर दोबारा कब्जा नहीं हो पाया। और दूसरे इलाके जैसे जाजनगर यानी उड़ीसा और नगरकोट, कांगड़ा के अभियानों का भी जिक्र आता है। हाँ, 1360 में उन्होंने जाजनगर पर हमला किया। इसका मकसद शायद पैसा लूटना और अपनी धाक जमाना था। इस अभियान के दौरान पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाने की बात आती है। और वहां के राजा भानुदेव तृतीय उनसे भारी मात्रा में हाथी और दूसरे तोहफे हासिल किए। फिर 1365 में नगरकोट यानी कांगड़ा के किले पर चढ़ाई की। वो किला अपनी मजबूती के लिए मशहूर था। तो क्या हुआ? 6 महीने घेरा डाले रखा। उसके बाद वहां के राजा रूपचंद, उनको भी अधीनता माननी पड़ी और वहां भी मंदिरों से लूटपाट की गई, ऐसा वर्णन मिलता है। सिंध और गुजरात में भी कुछ हुआ था? जी, 1362-63 में सिंध के शासक थे जाम बबानिया। उनके विद्रोह को दबाने के लिए एक लंबा और मुश्किल अभियान चलाना पड़ा। इसमें फिरोज की सेना को काफी नुकसान भी हुआ, लेकिन आखिर में थट्टा पर कब्जा कर लिया गया। गुजरात में भी 1365 के आसपास कुछ स्थानीय विद्रोह हुए। उन्हें शांत करने के लिए सेना भेजनी पड़ी। तो इन युद्धों और अभियानों में उनकी रणनीति क्या दिखती है? इतिहासकार इसे कैसे देखते हैं? रणनीति ज्यादातर रक्षात्मक थी, या कह लें सीमित लक्ष्यों वाली। वो मोहम्मद बिन तुगलक की तरह दूर दराज के जोखिम भरे अभियानों से बचते थे। उनका जोर खोए हुए प्रदेशों को वापस जीतने से ज्यादा जो सल्तनत बची थी उसे मजबूत करने और शांति बनाए रखने पर था। शायद इसीलिए बंगाल जैसे अहम सूबे को भी जाने दिया। हाँ, शायद। सतीश चंद्र इसे उनकी सैन्य क्षमता में कमी मानते हैं या इच्छा शक्ति की कमी। इरफान हबीब इसे उनकी सामंती सोच से जोड़ते हैं। विस्तार से ज्यादा मौजूदा व्यवस्था बनाए रखना जरूरी था उनके लिए। और ये जो मंदिरों को तोड़ने की घटनाएं हैं, इन्हें कैसे देखा जाए? ये एक संवेदनशील मुद्दा है, बिल्कुल। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये फिरोज की धार्मिक कट्टरता दिखाता है, कि वो उलेमा वर्ग को खुश करना चाहते थे। और कुछ दूसरे मानते हैं कि ये राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन का तरीका था। मतलब दुश्मन राजा के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल को निशाना बनाकर उसकी सत्ता को कमजोर करना। शायद दोनों ही बातें कुछ हद तक सही हो। ये घटनाएं अक्सर सैन्य अभियानों के दौरान हुई। ऐसा नहीं कि ये कोई लगातार चलने वाली नीति थी। आपने संधियों का भी जिक्र किया था। क्या इन अभियानों के बाद कुछ महत्वपूर्ण संधियां हुई? हाँ, बिल्कुल। जैसे बंगाल के साथ जो समझौता हुआ, वो व्यवहारिक रूप से तो उनकी स्वतंत्रता को मान्यता देना ही था। बस उन्हें दिल्ली को कुछ सालाना भेंट भेजनी होती थी।
जाजनगर के राजा भानुदेव तृतीय ने भी अधीनता स्वीकार की और बहुत सारे हाथी वगैरह भेंट किए। नगरकोट? नगरकोट के राजा रूपचंद ने भी भारी हर्जाना दिया और सल्तनत का आधिपत्य मान लिया। मंगोलों के साथ भी उन्होंने शांति बनाए रखने की कोशिश की। तो इन संधियों से उनकी कूटनीतिक नजरिए का क्या पता चलता है? डिप्लोमेसी कैसी थी उनकी? उनका नजरिया यथार्थवादी मतलब प्रैक्टिकल लगता है। वो शायद जानते थे कि सल्तनत की सैन्य शक्ति इतनी मजबूत नहीं है कि हर दुश्मन को पूरी तरह कुचला जा सके। तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। हाँ, जहां मुमकिन हुआ उन्होंने युद्ध टालकर या सीमित युद्ध के बाद संधि करके शांति खरीदी और संसाधन बचाए। अब इसे कमजोरी कहें या समझदारी, ये देखने वाले के नजरिए पर है। एडमिनिस्ट्रेशन में फिरोज ने क्या बदलाव किए या क्या जारी रखा? उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के दौर की कुछ चीजें बदलीं, कुछ जारी रखीं। केंद्रीय प्रशासन में सुल्तान तो सबसे ऊपर थे, लेकिन उन्होंने अपने वजीर खाने जहां मकबूल पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। खाने जहां मकबूल, ये कौन थे? मकबूल असल में एक तेलुगु ब्राह्मण थे जो बाद में मुसलमान बन गए थे। बहुत ही काबिल प्रशासक साबित हुए और लगभग फिरोज के पूरे शासनकाल में वित्त और सामान्य प्रशासन की रीढ़ बने रहे। अच्छा जी। दूसरे बड़े विभाग वही थे, दीवाने विजारत यानी राजस्व और वित्त, दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग, दीवाने इंशा यानी शाही पत्राचार और दीवाने रसालत यानी धार्मिक मामले और विदेशी संपर्क। और प्रांतों का प्रशासन, इक्ता प्रणाली का क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक ने तो उसे काफी नियंत्रित करने की कोशिश की थी। हाँ, फिरोज ने इक्ता प्रणाली को फिर से मजबूत किया, लेकिन उसमें कुछ अहम बदलाव किए। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि उन्होंने इक्ता को वंशानुगत बनाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया। वंशानुगत मतलब बाप के बाद बेटे को? हाँ, इक्तदार की मौत के बाद उसका इक्ता उसके बेटे या दामाद या गुलाम को मिल जाता था। इससे हुआ ये कि केंद्रीय नियंत्रण कुछ कमजोर हुआ, लेकिन अमीरों का समर्थन पक्का हो गया। भ्रष्टाचार रोकने के लिए कुछ किया? गवर्नरों के हिसाब किताब की जांच होती थी, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो कितनी असरदार थी कहना मुश्किल है। सेना के बारे में क्या? फिरोज ने एक स्थायी सेना तो रखी, लेकिन उसका आकार शायद मोहम्मद बिन तुगलक के समय से कम था और उन्होंने सैनिकों को नकद वेतन की जगह गांव या जमीन देने की प्रथा को भी बढ़ावा दिया, जिसे वजह कहते थे। इससे क्या हुआ? सैनिक या तो खुद लगान वसूलते थे या इसे बिचौलियों को बेच देते थे। सेना में भी वंशानुगत सिद्धांत लागू करने की कोशिश की गई। इससे शायद सेना की क्वालिटी पर असर पड़ा होगा। उनका ध्यान किलों की मरम्मत और रसद के लिए नहरों जैसी चीजों पर ज्यादा था। न्याय व्यवस्था कैसी थी और क्या कोई बड़े प्रशासनिक सुधार भी किए उन्होंने? न्याय व्यवस्था तो मुख्य रूप से इस्लामी कानून यानी शरिया पर ही आधारित थी। काजी न्याय करते थे। फिरोज ने दावा किया था कि उन्होंने कठोर सजाएं, खासकर अंग भंग जैसी, खत्म कर दी हैं। लेकिन हाँ, विद्रोहियों और गैर सुन्नी मुसलमानों के प्रति कठोरता भी बढ़ती गई। कोई बड़ा सुधार? एक बड़ा सुधार जो गिनाया जाता है वो है लगभग 24 तरह के छोटे छोटे टैक्स, जिन्हें अबवाब कहते थे, उनको खत्म करना। इन्हें गैर इस्लामी माना गया था। इससे तो लोगों को राहत मिली होगी। हाँ, आम लोगों और व्यापारियों को कुछ राहत जरूर मिली होगी। उन्होंने निचले स्तर के पदों पर योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करने का दावा भी किया, जिसमें कुछ गैर मुसलमान भी शामिल हो सकते थे, ऐसा कहा जाता है। तो कुल मिलाकर उनकी शासन शैली कैसी थी? मोहम्मद बिन तुगलक से कितनी अलग? मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना में तो उनकी शैली निश्चित रूप से कम तानाशाही वाली और ज्यादा परंपरागत थी। वो उलेमा और अमीरों की सलाह को अहमियत देते थे। तो क्या उन्होंने सल्तनत को पीछे धकेला? कह सकते हैं कि उन्होंने मोहम्मद के कुछ क्रांतिकारी कदमों से पीछे हटकर एक ज्यादा रूढ़िवादी और सामंती व्यवस्था को मजबूत किया। बर्नी जैसे इतिहासकार तो इसे एक आदर्श इस्लामी शासन बताते हैं, लेकिन आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि वंशानुगत नियुक्तियों और इक्तादारी ने सल्तनत को लंबे समय में कमजोर किया। अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं, जो किसी भी शासन के लिए बहुत जरूरी होती है। फिरोज ने आर्थिक हालात सुधारने के लिए क्या कदम उठाए? ये एक ऐसा एरिया है जहां उनकी तारीफ होती है। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां फिरोज की उपलब्धियां काफी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सबसे पहले राजस्व व्यवस्था में सुधार। भू राजस्व यानी खराज की दर को कम करके उपज का 15 से 1.10 हिस्सा करने का दावा किया जाता है। हालांकि असल दर शायद थोड़ी ज्यादा रही हो। और वो 24 टैक्स? हाँ, वो 24 गैर शरिया टैक्स खत्म कर दिए, जैसा हमने पहले बात की। लेकिन क्या कोई नए टैक्स भी लगाए गए? हाँ, एक जरूरी नया टैक्स था हके शर्ब। ये उन जमीनों पर लगाया गया जिनकी सिंचाई फिरोज की बनवाई नहरों से होती थी। कितना था ये? ये उपज का 10% था और इसे उलेमा से मंजूरी लेने के बाद लगाया गया था।
इसके अलावा इस्लामी कानून के तहत सिर्फ 4 टैक्स वसूलने पर जोर दिया गया। खयाज, भू राजस्व, खुम्स, युद्ध लूट का हिस्सा, ज़कात, मुसलमानों पर धार्मिक टैक्स और जजिया। जजिया, इसके बारे में क्या खास था उनके समय में? एक बहुत बड़ा कदम यह था कि उन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। जजिया वो टैक्स था जो गैर मुसलमानों को सुरक्षा के बदले देना होता था। और ब्राह्मणों को छूट थी पहले? हाँ, पारंपरिक रूप से ब्राह्मणों को इससे छूट मिली हुई थी। फिरोज के इस कदम से उलेमा वर्ग तो खुश हुआ, लेकिन ब्राह्मण वर्ग नाराज हुआ। काफी विरोध भी हुआ था इसका। कृषि के विकास के लिए क्या किया? नहरों का जिक्र बार बार आता है। कृषि उनके सुधारों का कह सकते हैं सेंटर पॉइंट थी। उन्होंने सिंचाई पर जबरदस्त ध्यान दिया। 5 बड़ी नहरें खुदवाईं। कौन कौन सी? जिनमें सबसे मशहूर है यमुना से हिसार तक जाने वाली राजवाहा, लगभग 150 मील लंबी, और एक सतलज से घग्गर तक जाने वाली नहर। इसके अलावा कई कुएं खुदवाए, तालाब बनवाए। इसका असर क्या हुआ? इससे न केवल खेती का एरिया बढ़ा, बल्कि पैदावार भी बढ़ी। खासकर दोआब और हरियाणा के इलाकों में उन्होंने बागवानी को भी बहुत बढ़ावा दिया। कहते हैं दिल्ली के आसपास 1200 फलों के बाग लगवाए उन्होंने। किसानों के लिए कुछ और भी किया? हाँ, मुश्किल समय में मदद के लिए तकावी ऋण दिए। ये कम ब्याज वाले या बिना ब्याज वाले कृषि लोन होते थे। मुद्रा और व्यापार के क्षेत्र में क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक की टोकन करेंसी तो फेल हो गई थी। हाँ, उसके बाद अर्थव्यवस्था में विश्वास वापस लाना जरूरी था। फिरोज ने ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया। उन्होंने सोने और चांदी के सिक्कों के साथ साथ मिली-जुली धातु के नए सिक्के चलाए। आधा यानी आधा जीतल और भिख यानी चौथाई जीतल। छोटे सिक्के? हाँ, ये छोटे मूल्य के सिक्के आम लेनदेन में काफी काम आए। व्यापार को बढ़ाने के लिए सड़कों की मरम्मत करवाई, सराएं बनवाई। टैक्स का बोझ कम करने से भी व्यापार को फायदा हुआ। तो इन आर्थिक नीतियों का कुल मिलाकर असर क्या रहा? क्या सल्तनत अमीर हुई? निश्चित रूप से। खेती का उत्पादन बढ़ा, खासकर जहां सिंचाई पहुंची। व्यापार में भी सुधार हुआ। सल्तनत के जो केंद्रीय इलाके थे उनमें खुशहाली आई। लेकिन कुछ आलोचना भी है। हाँ, इरफान अबीब जैसे इतिहासकार आलोचना करते हैं कि इन सुधारों का फायदा बड़े पैमाने पर जमींदारों और इक्तदारों को मिला। आम किसानों पर बोझ शायद उतना कम नहीं हुआ। और नहरों का फायदा? नहरों का फायदा तो लंबे समय तक रहा, ये निर्विवाद है। उनमें से कुछ तो आज भी किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। लेकिन ये भी सच है कि बंगाल और दक्षिण जैसे अमीर इलाके सल्तनत से बाहर हो चुके थे, तो उससे राजस्व का नुकसान भी हो रहा था। अब बात करते हैं समाज और लोक कल्याण के कामों की। पब्लिक वेलफेयर, इस क्षेत्र में फिरोज शाह की क्या पहचान है? फिरोज शाह को उनके लोक कल्याण के कामों के लिए काफी याद किया जाता है। उन्होंने कई ऐसे विभाग और संस्थाएं शुरू की जिनका मकसद गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना था। जैसे दीवान खैरात। ये क्या था? ये एक विभाग था जो गरीब मुसलमान लड़कियों की शादी के लिए मदद देता था, विधवाओं और अनाथों की मदद करता था। और स्वास्थ्य और शिक्षा? उन्होंने दिल्ली में दारुल शफा नाम का एक बड़ा खैराती अस्पताल बनवाया, जहां मुफ्त इलाज और दवाइयां मिलती थीं। यात्रियों के लिए कई सराएं बनवाईं, शिक्षा के लिए मदरसों का निर्माण करवाया, मरम्मत करवाई और विद्वानों और टीचरों को वजीफे दिए। दास प्रथा के बारे में थोड़ी कंफ्यूजन लगती है। कहीं कहा जाता है खत्म की, कहीं के लाखों दास थे। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। उस समय के इतिहासकार अफीफ लिखते हैं कि फिरोज के पास करीब 1,80,000 दास थे। इतने सारे? हाँ, और उनके लिए दीवाने बंदगान नाम का एक अलग विभाग भी था। इन दासों को अलग अलग हुनर सिखाए जाते थे और शाही कारखानों या सेना में काम लिया जाता था। तो मतलब दास प्रथा खत्म नहीं हुई थी? नहीं, खत्म नहीं हुई थी, बल्कि उसे एक संगठित रूप दे दिया गया था। हो सकता है समाप्त करने का दावा युद्ध बंदियों को अंधाधुंध गुलाम बनाने या शायद मुसलमानों को गुलाम बनाने के संदर्भ में हो, लेकिन व्यवस्था तो बनी रही। और लोक निर्माण कार्य, बिल्डिंग्स, शहर वगैरह? इस मामले में वो सचमुच बहुत एक्टिव थे। उन्होंने कई नए शहर बसाए, जिनमें हिसार हरियाणा, जौनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश। जौनपुर, ये नाम तो सुना है। हाँ, इसे उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका नाम जौना खान भी था, उनकी याद में बसाया था। फिर फतेहाबाद हरियाणा और फिरोजाबाद दिल्ली के पास आज का फिरोजशाह कोटला। कोटला? जी। दिल्ली में उन्होंने अपने महल, मदरसे, मस्जिदें, शिकारगाह, इनका एक पूरा कॉम्प्लेक्स बनवाया, वही कोटला। पुरानी इमारतों की मरम्मत पर भी ध्यान दिया। जैसे कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिलें बिजली गिरने से खराब हो गई थी, उनकी मरम्मत करवाई। हौज खास का भी पुनर्निर्माण करवाया। और वो अशोक स्तंभों वाली बात? हाँ, वो भी बहुत मशहूर है। वो इतिहास में रुचि रखते थे। उन्होंने टोपरा, अंबाला के पास और मेरठ से अशोक के 2 बड़े बड़े खंभों को बड़े ध्यान से, बड़ी मेहनत से दिल्ली मंगवाया
और उन्हें फिरोजाबाद में लगवाया। उस वक्त तो कोई पढ़ नहीं पाता था उन्हें। नहीं, ब्राह्मी लिपि पढ़नी नहीं आती थी किसी को, लेकिन वो शायद इन खंभों का ऐतिहासिक महत्व समझते थे या उनसे अपनी शान बढ़ाना चाहते थे। तो इन सब कल्याणकारी और निर्माण कामों के पीछे क्या सोच थी, क्यों किए ये सब? देखिए, एक तो शायद उनकी अपनी रुचि और धार्मिक भावना थी। दान पुण्य और निर्माण को इस्लामी शासक का कर्तव्य माना जाता था। दूसरा, ये उनकी छवि बनाने का तरीका था, एक उदार, प्रजा का भला करने वाला शासक। और तीसरा, इन निर्माण कामों से बड़ी संख्या में कारीगरों और मजदूरों को रोजगार भी मिला। हालांकि कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि ये काम मुख्य रूप से शहरी इलाकों और शाही जरूरतों तक ही सीमित थे, और इसका फायदा अमीरों और उनसे जुड़े लोगों को ज्यादा मिला। अब आते हैं उस पहलू पर जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, फिरोज की धार्मिक नीति, खासकर गैर मुसलमानों के प्रति। इसे कैसे समझा जाए? फिरोज शाह एक धर्मनिष्ठ कट्टर सुन्नी मुसलमान थे, और उन्होंने जानबूझकर उलेमा वर्ग का समर्थन हासिल करने और शासन को इस्लामी सिद्धांतों के हिसाब से चलाने की कोशिश की। मतलब शरिया को लागू किया? हाँ, उन्होंने शरिया को प्रशासन का आधार बनाया, और उलेमा को राज्य के मामलों में पहले से कहीं ज्यादा अहमियत दी। इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए मदरसे बनवाए, विद्वानों को संरक्षण दिया, मस्जिदें और खानकाहें बनवाईं। हिंदुओं और दूसरे गैर मुसलमानों के प्रति उनकी नीति कैसी थी? क्या वो टॉलरेंट थे? यहां तस्वीर थोड़ी मिलीजुली है, जटिल है। एक तरफ उन्होंने कई गैर शरिया टैक्स हटा दिए, जिससे शायद गैर मुसलमानों को भी कुछ राहत मिली हो। निचले पदों पर कुछ गैर मुसलमानों की नियुक्ति भी शायद जारी रही। और उन्होंने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया, जैसे नगरकोट से लाए गए कुछ ज्योतिष और दवाइयों से जुड़े ग्रंथ थे। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ उनकी नीतियां साफ तौर पर गैर मुसलमानों के प्रति कठोर थीं। कठोरता किस रूप में? क्या किया उन्होंने? सबसे बड़ा उदाहरण तो वही ब्राह्मणों पर जजिया लगाना था, जिसका हमने जिक्र किया। ये एक सिंबॉलिक और आर्थिक रूप से भी महत्वपूर्ण कदम था। और उन्होंने नए हिंदू मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दी, और पुराने मंदिरों की मरम्मत की इजाजत भी आसानी से नहीं देते थे। हाँ। कुछ इलाकों में सार्वजनिक रूप से होली जैसे त्योहार मनाने पर भी पाबंदी लगाई गई। उनकी आत्मकथा में भी इसका जिक्र है। हाँ, उनकी अपनी आत्मकथा फुतूहाते फिरोजशाही में भी ऐसी घटनाओं का जिक्र है जहां उन्होंने कुफ्र यानी गैर इस्लामी प्रथाओं को रोकने के लिए कदम उठाए। और धार्मिक अत्याचारों की जो बातें होती हैं, जैसे मंदिर तोड़ना। हाँ, इसका भी जिक्र मिलता है। जाजनगर उड़ीसा अभियान के दौरान पुरी के जगन्नाथ मंदिर को अपवित्र करने और उसकी मूर्ति को दिल्ली लाकर अपमानित करने का वर्णन है। नगरकोट कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को भी लूटने की बात कही जाती है। सिर्फ हिंदुओं के प्रति नहीं, कुछ शिया और दूसरे मुस्लिम संप्रदायों के नेताओं को भी उन्होंने सजा दी, जिन्हें वो विधर्मी मानते थे। सिंध में कुछ लोगों को जबरन मुसलमान बनाने की मिसालें भी मिलती हैं। तो क्या ये एक सोची समझी व्यवस्थित धार्मिक उत्पीड़न की नीति थी? इतिहासकार इसे कैसे देखते हैं? ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि ये अत्याचार सिलेक्टिव थे, चयनात्मक थे, और अक्सर राजनीतिक या सैन्य संदर्भों में होते थे। मतलब? जैसे किसी विद्रोही इलाके में मंदिरों को तोड़ना वहां के शासक की सत्ता और प्रतिष्ठा पर हमला माना जाता था। फिरोज का मुख्य उद्देश्य शायद अपनी धर्मपरायणता साबित करना था, उलेमा को खुश रखना था, और सल्तनत में इस्लामी कानूनों को सख्ती से लागू करना था। इतिहासकारों की अलग अलग राय है इस पर। हाँ, सतीश चंद्र इसे उनकी प्रतिक्रियावादी सोच मानते हैं। इरफान हबीब इसे वर्ग नियंत्रण और इस्लाम के जरिए अपनी सत्ता को वैधता दिलाने का प्रयास मानते हैं। रोमिला थापर मानती हैं कि इसे पूरी तरह धार्मिक कट्टरता कहना शायद ठीक न हो, इसमें राजनीतिक मंशा भी थी। लेकिन इसका नतीजा गैर मुसलमानों, खासकर हिंदुओं के अलगाव और असंतोष के रूप में जरूर निकला। उनके दौर के कुछ खास लोग कौन थे जिनका जिक्र करना जरूरी है? सबसे पहले तो उनके वजीर खाने जहां मकबूल, जिनका प्रशासन पर बहुत गहरा असर था। इतिहासकारों में जियाउद्दीन बर्नी, उन्होंने अपनी मशहूर किताब तारीख ए फिरोज शाही मोहम्मद बिन तुगलक के शासन तक लिखी, और फतवा ए जहानदारी भी लिखी, जिसमें एक आदर्श मुस्लिम शासक के गुण बताए गए हैं, शायद फिरोज को ध्यान में रखकर। और फिरोज के शासन का सबसे डिटेल्ड वर्णन वो मिलता है शम्से सिराज अफीफ की तारीख ए फिरोज शाही में। वो उनके दरबारी इतिहासकार थे। इब्न बतूता वो भी थे। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। उनके लेखन में फिरोज के शुरुआती दौर का शायद कुछ जिक्र हो, लेकिन वो फिरोज के शासनकाल में ज्यादा समय भारत में नहीं रहे। और कोई? खाने जहां मकबूल के बेटे मलिक सरवर, जो बाद में खाने जहां द्वितीय बने, वो भी फिरोज के आखिरी सालों में और उनकी मौत के बाद काफी प्रभावशाली रहे।
उन्होंने ही बाद में जौनपुर सल्तनत की नींव डाली। इन लोगों ने फिरोज के शासन को कैसे प्रभावित किया? मकबूल जैसे काबिल वजीर ने प्रशासन को संभाले रखा। बर्नी और अफीफ जैसे इतिहासकारों ने फिरोज की एक उदार, धर्मपरायण और कामयाब शासक की छवि बनाने में मदद की। हालांकि अफीफ का वर्णन ज्यादा संतुलित लगता है। इन्हीं विवरणों से हमें फिरोज के शासन की ज्यादातर जानकारी मिलती है। अंत में फिरोज शाह का शासन खत्म कैसे हुआ? उनका पतन और मृत्यु। 1380 के दशक में फिरोज बूढ़े और कमजोर होने लगे थे। उनके बेटों की मौत हो चुकी थी और उत्तराधिकार को लेकर दरबार में साजिशें बढ़ने लगी। वजीर का प्रभाव बढ़ गया था। हाँ, उनके वजीर खाने जहां द्वितीय यानी मकबूल के बेटे, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसे लेकर भी तनाव था। सल्तनत के अलग अलग हिस्सों में विद्रोह होने लगे। जैसे गुजरात ने तो लगभग आजादी घोषित कर दी। प्रशासन ढीला पड़ने लगा। और उनकी मृत्यु कब हुई? लंबी बीमारी के बाद 20 सितंबर 1388 को लगभग 79 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें दिल्ली में उनके बनवाए हौज खास परिसर में ही दफनाया गया। उनके बाद तुगलक वंश का क्या हुआ? उनकी मौत के बाद तुगलक वंश का पतन बहुत तेजी से हुआ। उनके पोते गियासुद्दीन तुगलक द्वितीय गद्दी पर बैठे, लेकिन जल्द ही मार दिए गए। फिर अगले कुछ सालों में कई कमजोर शासक आए और गए। सल्तनत गृह युद्ध और विद्रोहों में उलझ गई। अमीरों की ताकत बहुत बढ़ गई और आखिरकार 1398 में तैमूर का भयानक हमला हुआ, जिसने दिल्ली सल्तनत की कमर तोड़ दी। बिल्कुल। तुगलक वंश नाम के लिए 1414 ईस्वी तक चला, लेकिन फिरोज की मौत के साथ ही उसका जो गौरवशाली युग था वो खत्म हो गया था। पतन के मुख्य कारण क्या माने जाते हैं? क्या फिरोज की नीतियां भी इसके लिए जिम्मेदार थी? कई कारण थे। फिरोज की बढ़ती उम्र, बाद के सालों में नियंत्रण का ढीला पड़ना, कमजोर उत्तराधिकारी, दरबार में गुटबाजी। लेकिन हाँ, उनकी कुछ नीतियां भी शायद पतन का कारण बनी। जैसे एकता और पदों को वंशानुगत बनाने से अमीरों की ताकत बढ़ी और केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई। सेना में अनुशासन और क्वालिटी में कमी आई। उलेमाओं पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने से शायद गैर मुसलमान और दूर हो गए। सैन्य विस्तार पर ध्यान न देने से सल्तनत की ताकत घटी। इतिहासकार क्या कहते हैं? सतीश चंद्र इसे ठहराव का दौर मानते हैं। इरफान हबीब इसे सामंती व्यवस्था के अंदरूनी विरोधाभासों का नतीजा बताते हैं। तो कुल मिलाकर फिरोज शाह तुगलक की विरासत क्या है? इतिहास में उनका महत्व क्या है? उनकी विरासत मिलीजुली है। उन्हें उनके लोक निर्माण कार्यों के लिए, खासकर नहरों, शहरों, अस्पतालों और शिक्षा संस्थानों के लिए पॉजिटिव रूप में याद किया जाता है। आर्थिक सुधारों और टैक्स कम करने के लिए भी उनकी तारीफ होती है। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी। हाँ, फुतूहत-ए-फिरोज शाही, जो उनके विचारों को समझने का एक जरिया है। उन्हें अक्सर एक पवित्र, उदार और प्रजा का भला चाहने वाले शासक के रूप में देखा जाता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बिल्कुल। दूसरी तरफ उनकी सैन्य कमजोरी, प्रशासन में वंशानुगत प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और गैर मुसलमानों के प्रति कठोर नीतियां, ये उनकी आलोचना का कारण बनती हैं। इतिहासकारों का मूल्यांकन भी इसी तरह बटा हुआ है। कोई उन्हें पवित्र सुधारक कहता है तो कोई रूढ़िवादी सामंती शासक। एनसीईआरटी जैसी किताबें, एनसीईआरटी जैसी पाठ्यपुस्तकें आमतौर पर उनके कल्याणकारी कामों पर ज्यादा जोर देती हैं। ठीक है, तो इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं, उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो। बिल्कुल। मुख्य बातें इस तरह से हैं। शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी, करीब 37 साल। महत्वपूर्ण कदम, ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, ये पहले सुल्तान थे। 24 गैर शरिया टैक्स खत्म किए। विभाग कौन से थे? प्रमुख विभाग, दीवाने खैरात दान के लिए, दीवाने बंदगान दासों के लिए, दारुल शफा अस्पताल। सिंचाई और कृषि, 5 बड़ी नहरें बनवाई, यमुना से हिसार वाली राजवाह, सतलज, घग्गर, हक के शर्ब टैक्स लगाया, नहर से सिंचाई वाली जमीन पर 10%। शहर कौन से बसाए? शहर निर्माण, हिसार, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद, कोटला। लोक निर्माण, नहरें, अस्पताल, मदरसे, बाग, पुरानी इमारतों की मरम्मत जैसे कुतुब मीनार, अशोक स्तंभों को दिल्ली लाए। और आत्मकथा? आत्मकथा, फुतूहत-ए-फिरोज शाही। मुद्रा, आधा जीतल और बिख, चौथाई जीतल सिक्के चलाए। प्रशासनिक बदलाव, एकता और पदों को वंशानुगत बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी। मृत्यु 1388 ईस्वी में। इसके बाद तुगलक वंश का तेजी से पतन हुआ। ये बिंदु निश्चित रूप से परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, आखिर में एक सोचने वाला सवाल छोड़ते हैं। हाँ, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या फिरोज शाह का सैन्य विस्तार के बजाय अंदरूनी स्थिरता, कल्याणकारी कामों
और रूढ़िवादी इस्लामी नीतियों पर जो जोर था, क्या वो उस समय के हालात की मांग थी? मतलब एक जरूरी संतुलन बनाने की कोशिश थी, या फिर ये एक ऐसी रणनीति थी जिसने कुछ समय के लिए तो राहत दी, लेकिन लंबे समय में सल्तनत की नींव को कमजोर कर दिया और उसके पतन को और तेज कर दिया? इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये सवाल फिरोज शाह के शासनकाल के मूल्यांकन के एकदम केंद्र में है। और अगर आप भारत का पूरा इतिहास इसी तरह व्यवस्थित ढंग से समझना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। जी हाँ। अगर ये चर्चा आपको उपयोगी लगी हो तो इसे साझा करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।